रिएक्शन ये फिशन का आप कह सकते हैं कि इनवर्स है। फिशन में आपका एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, दो में फ्यूजन में क्या होता है, दो आपके जो स्मॉल या लाइट न्यूक्लियाई होती हैं वो मर्ज होते हैं और आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस अप टू ए इज इक्वल टू 50, यानी 50 एटॉमिक मास नंबर तक। ये आपने वो कर्व भी देखी है, लास्ट लेक्चर में दिखाई थी। वहां तक जो है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होती है, उसके बाद आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। आयरन के लिए मैक्सिमम है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लाजमी याद रखिएगा, आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल और हीलियम न्यूक्लियाई एक ही चीज है, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपने पर न्यूक्लियन देखनी है तो फिर आप, चूंकि इसके अंदर चार न्यूक्लियन होते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 7 के राउंड अबाउट इसकी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है। इन फ्यूजन स्मॉलर न्यूक्लियाई माइट टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। कंडीशन क्या है जी फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए? आपके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तकरीबन 10 मिलियन सेल्सियस, या फिर आपके पास जो न्यूक्लियाई हैं जिनको आपने मर्ज करवाना है उनकी जो वेलोसिटी है, या दूसरे लफ्जों में आप काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और वैसे भी थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो प्रोपोर्शन होता है काइनेटिक एनर्जी के। ये जो हाई हाई काइनेटिक एनर्जी है या हाई वेलोसिटी है, ये आपको पता आजकल हम एक्सेलरेटर के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है, इनको एक्सेलरेटर के थ्रू हम इनकी हाई वेलोसिटी हम इनकी ले सकते हैं और हाई काइनेटिक एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग हम ले सकते हैं। सन के टेम्परेचर की बात करें, कोर के अंदर जो सन का टेम्परेचर है वो 20 मिलियन सेल्सियस है और सरफेस ऑफ सन पे 6000 सेल्सियस है। सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन हो रहा है, यानी प्रोटॉन आपस में मिल रहे हैं और 6 प्रोटॉन इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसमें से 4 जो है वो मिलके आपको हीलियम का न्यूक्लियस बना देते हैं, और 2 जो प्रोटॉन है वो एट द एंड आपको दोबारा ट्रेस हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये कंपैरिजन एंड पे लिख दिया कि जो फिशन है इसमें 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलती है और फ्यूजन में 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलती है। यानी आप कह सकते हैं कि फ्यूजन में आपको तकरीबन 6 से 7 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है फिशन की निस्बत। तो ये लाजमी आपने कंपैरिजन याद रखना है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन एक्सपोजर, जब भी आप किसी बॉडी को कहीं पे भी रखते हैं तो वह हर वक्त रेडिएशन की एक्सपोजर में होता है। बैकग्राउंड रेडिएशन उस पर पड़ रही होती हैं, जो कॉस्मिक रेडिएशन होती हैं इनमें से। ये बैकग्राउंड रेडिएशन वो रेडिएशन है जो कि अदर स्टार से आ रही होती हैं, अर्थ क्रस्ट से आ रही होती हैं। कोई आपने वैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहीं पे फेंक दिया था जो कि हमारे लिए नाकारा हो गया था, लेकिन फिर भी उसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, तो ये सारी बैकग्राउंड रेडिएशन होती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। यानी इसमें प्रोटॉन्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, या और कोई जो पार्टिकल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, और हाईली एनर्जेटिक ये पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती हैं। सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में आपको पता है जहाँ पे एक्सरेज हो रहे होते हैं या कीमोथेरेपी हो रही होती है या कहीं पे कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो वहां पे ये ऐसी रेडिएशन जो है ना ये लाजमी एक्सपोज हो रही होती है। और कलर टीवी जो है ये भी आपका सोर्स है न्यूक्लियर वेस्ट का। इसके अलावा आजकल कुछ ऐसी डिजिटल वॉचेस भी आई हुई हैं, वो भी सोर्स है रेडिएशन का। स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन सोर्स, बैकरल जो है ये इसका यूनिट है रेडिएशन सोर्स की स्ट्रेंथ का, और एक बैकरल जो है वो इक्वल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट है, लाजमी याद रखें। और क्यूरी के साथ जो इसका रिलेशन है वो भी याद रखें, जो 1 क्यूरी है वो है 3.7 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये आपने लाजमी याद रखना क्यूरी का स्पेशली। एब्जॉर्ब डोज क्या है जी? एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन पर यूनिट मास, D इज इक्वल टू E ओवर M। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो है ग्रे।
1 ग्रे इज इक्वल टू, फार्मूले से आप देख सकते हैं 1 जूल पर किलोग्राम। ई ओवर एम है तो ई का यूनिट जूल, मैस का यूनिट किलोग्राम, तो 1 जूल पर किलोग्राम। इसका एक और यूनिट है रेड, जिसे आप रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज भी कह सकते हैं। ग्रे का और रेड का आपस में रिलेशन है 1 रेड इज इक्वल टू 0.01 ग्रे। इसके अलावा ये एक पॉइंट है जी कि इक्वल डोज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन डू नॉट प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट, यानी आपके पास डिफरेंट रेडिएशन की सेम डोज है, तो ये जरूरी नहीं है कि डोज सेम होने की वजह से वो सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास न्यूट्रॉन की डोज सेम है और उसके बाद आपके पास अल्फा और न्यूट्रॉन, यूं कह लें अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन पार्टिकल की सेम डोज है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों का बायोलॉजिकल इफेक्ट सेम होगा। अल्फा पार्टिकल जो है उसकी अगर आप सेम डोज लेते हैं तो वो 20 टाइम ज्यादा डैमेजिंग होगा एक्स रेज की निस्बत। इसके अलावा डिपेंड करता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट है जिस पे आप रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव पार्ट है वो आईज है। आईज जो है ये ज्यादा डैमेजिंग है अदर देन पार्ट्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म है वो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है, आरबीई। इक्विवेलेंट डोज में ये यूज होती है। इक्विवेलेंट डोज जो है ये प्रोडक्ट है दो चीजों का, एक तो वो एब्जॉर्ब डोज जो हमने सबसे पहले पढ़ी है, और मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इक्विवेलेंट डोज आ जाती है। और इसका यूनिट भी याद रखें, सीवरेट होता है। और इसका एक और यूनिट है रैम। यहाँ पे गलती से आर ई डी लिख दिया तो ये रैम है आर ई एम, और 1 रैम जो है वो इक्वल है 0.01 सीवरेट। ये बस यूनिट है, आप याद रख लीजिएगा। कभी इन्होंने पूछे नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं। पर ईयर वी आर एक्सपोज टू 2 मिली सीवरेट। हमें जो सालाना जो रेडिएशन हम रिसीव करते हैं वो तकरीबन 2 मिली सीवरेट करते हैं, और जो 3 सीवरेट अगर रेडिएशन हम पे पड़े सालाना तो वो हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग न्यूक्लियर एरियाज में काम करते हैं उनको अगर 1 मिली सीवरेट तक रेडिएशन उनके बॉडी पे पड़े तो वो सेफ है पर वीक। 1 मिली सीवरेट पर वीक वो सेफ है उनके लिए। ट्रेसर टेक्निक ये हम लास्ट लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन 14 है ये बतौर ट्रेसर यूज होता है। आप इसे डेड बॉडीज की अ, जो लाइफ है वो फाइंड कर सकते हैं, और कार्बन 14 की जो अपनी हाफ लाइफ है वो 5730 ईयर्स है। इसके अलावा आप इससे कैंसर ट्यूमर्स वगैरह जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रेसर बेसिकली नाम यही है कि किसी चीज को ट्रेस करना। यहाँ पे कुछ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं जिनके जरिए आप मुख्तलिफ जो डिजीजेज हैं उनको ट्रेस कर सकते हैं। एक रेडियो आयोडीन है जो कि बहुत ही फेमस है थायराइड ग्लैंड के लिए। फास्फोरस जो है ये बोन्स के लिए है। बोन्स में अगर आपने देखना है कोई फ्रैक्चर वगैरह या कोई इस तरह की डिजीज तो फिर आप फास्फोरस यूज करते हैं। लीवर के लिए कोबाल्ट है। सोडियम 24 जो है ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए यूज होता है। इसके अलावा कोबाल्ट से जो गैमा रेज निकलती हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। आयोडीन 131 जो है ये थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। फास्फोरस 32 या स्ट्रोंशियम 90 ये स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। बेसिक फोर्सेस, 4 बेसिक फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो पहली दोनों फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों लॉन्ग रेंज है, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ये अपना इफेक्ट फील करवा सकते हैं बॉडीज को। लेकिन जो वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज है। ये इनकी रेंज सिर्फ और सिर्फ अटॉमिक न्यूक्लियर तक होती है, यानी तकरीबन 10⁻14 15 तक इस तरह। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा जितने भी एटम मॉलिक्यूल क्रिस्टल ट्रीज और बिल्डिंग आपस में बाइंड हुई हुई हैं वो भी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से बाइंड अप है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग।
ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ये जो आप कह सकते हैं रेडियोएक्टिव डीके होता है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स ही उसका वो उसकी रिस्पॉन्सिबल है। ये रिपल्सिव फोर्स होती है और इसका जो रेंज है वो 10⁻17 मीटर है। इस रेंज के अंदर जिसका इफेक्ट होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इसके उलट है। ये वो ब्रेक करती है, ये कंबाइन करती है न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को कंबाइन करके रखती है, न्यूक्लियस फॉर्म करती है। यानी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अगर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब है वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डोमिनेट कर गई है। इसकी भी रेंज वो ये 10⁻17 मीटर। चूंकि दोनों का ताल्लुक न्यूक्लियस से है तो लिहाजा दोनों की रेंज सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, स्टार्स गैलेक्सीज का केस ये एक्सटेंड हुई हुई है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है, सीज जो फिक्स हुए हुए अर्थ के साथ, एटमॉस्फेयर जो अर्थ के साथ फिक्स है, ओशन में जो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करें स्टार्स के अराउंड, ये सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। इसके अलावा अब्दुल सलाम को और वाइनबर्ग को दोनों को 1979 में नोबेल प्राइज मिला था। दोनों ने क्या काम किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाइड किया था, दोनों को कंबाइन किया था और इनको इस बेस पे नोबेल प्राइज मिला था। ये भी इंफॉर्मेशन की हद तक आपने याद रख लेनी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर तीन कैटेगरीज हैं, फोटॉन्स हैं, लेप्टॉन्स हैं और हाइड्रॉन्स हैं। फोटॉन्स और लेप्टॉन्स दोनों जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, दोनों की स्पिन वन होती है। जो लेप्टॉन्स हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते और इनके एग्जांपल याद रखनी है आपने, इलेक्ट्रॉन्स हैं, म्यूऑन्स हैं, न्यूट्रिनोज हैं। हाइड्रॉन्स की बात करें तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनते हैं। वो कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनसे ये मिलके बनते हैं, वो क्वार्क्स हैं। हाइड्रॉन्स जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते, लेकिन हाइड्रॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल जो है हाइड्रॉन्स की, वो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और मीजॉन्स हैं। हाइड्रॉन्स की फर्दर फिर दो कैटेगरीज हैं, एक बेरियॉन्स हैं और एक मीजॉन्स हैं। बेरियॉन्स जो है वो पार्टिकल्स हैं जिनका जो मैस है वो प्रोटॉन के इक्वल या प्रोटॉन से ग्रेटर है। और मीजान जो है वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका मैस प्रोटॉन से लेस है। बेरियन नंबर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए वो 1 है और मीजान के लिए जो बेरियन नंबर है वो 0 है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए 0 है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के लिए 1 है। अब ये देखिए ये कैसे याद रखना है आपने, बेरियन नंबर 1 कहाँ पे है, 0 कहाँ पे है। जो चीज मतलब बेरियन नंबर है तो बेरियन नंबर उसी का 1 होगा जो खुद बेरियन होगा। जो चीज बेरियान नहीं है उसका बेरियान नंबर 0 होगा। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि खुद बेरियान है लिहाजा इनका बेरियान नंबर 1 होगा। लेकिन जो मीजान है वो चूंकि बेरियान नहीं है लिहाजा उनका बेरियान नंबर 0 होगा। सिमिलरली ये लेप्टॉन नंबर भी उन्हीं का 1 होगा जो खुद लेप्टॉन्स हैं। जो चीजें लेप्टॉन्स नहीं है उनका लेप्टॉन नंबर 0 होगा। जिस तरह ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये तो बेरियॉन्स हैं या हाइड्रॉन्स आप कह रहे हैं, तो लिहाजा इनका लेप्टॉन नंबर 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो चूंकि खुद इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लिहाजा इनका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होगा। पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो इनका इलेक्ट्रॉन नंबर -1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है और न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो होता है, लिहाजा इनका इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो -1 है। फोटॉन की बात करें तो फोटॉन का बयान नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर ये दोनों जो है 0 होते हैं फोटॉन के लिए। ये कुछ क्वार्क्स टाइप्स आ गए, अप है, डाउन है, स्ट्रेंज है, चार्म है, टॉप है, बॉटम है। इनका चार्ज याद रख लीजिएगा। अप के लिए +2/3 है, डाउन के लिए और स्ट्रेंज के लिए -1/3 है। फिर चार्म और टॉप दोनों के लिए +2/3 है और बॉटम के लिए -1/3 ही है। क्वार्क्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मीजॉन्स एंड बेरियॉन्स। इन दोनों को कलेक्टिवली आप हेड्रॉन्स कहते हैं। अब अगर आपने
प्रोटॉन, ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन आया होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, कि प्रोटॉन कितने क्वार्क्स या एंटी क्वार्क से मिलके बनता है। तो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन बनता है, और वन अप एंड टू डाउन क्वार्क्स मिलके एक न्यूट्रॉन बनता है, ये लाजमी याद रखिएगा। इसके अलावा ए पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक अ मेसॉन, और थ्री क्वार्क्स मेक अ बारियन। अब आप देख सकते हैं ये चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों दोनों ही बारियन है, तो दोनों कितने क्वार्क से मिलकर बने, तीन से, टू अप्स और वन डाउन। यानी आपका बारियन जो है वो हमेशा तीन क्वार्क से मिलकर बनता है, और जो मीजान है वो ए पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, यानी वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। इसके अलावा एक और पार्टिकल है म्यूऑन, बहुत ही फेमस पार्टिकल है, इसके बारे में दो तीन चीजें आपने याद रख लेनी है। एक तो इसका जो मैस है वो 207 टाइम ग्रेटर होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसका जो डीके टाइम होता है वो 2.2 माइक्रो सेकंड होता है, यानी इतने टाइम में ये डीके भी हो जाता है। किस में डीके होता है, वन इलेक्ट्रॉन में और टू न्यूट्रिनो में। जितने भी क्वार्क्स हैं उन सब का जो ब्रियॉन नंबर है वो 1/3 है, और लेप्टॉन नंबर सब क्वार्क्स का 0 है। ये चीजें हो सकता है आपको याद रखने में मुश्किल हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी न किसी तरीके से आप लाजमी याद रख लें। और यहाँ तक जो है ना आपकी सेकंड ईयर कंप्लीट हो गई है। अब कुछ चीजें बीएससी से ली हैं, या आप कह सकते हैं एफएससी में भी हैं से ही, लेकिन डायरेक्ट नहीं दी हुई। अगर आपके पास कोई स्पेक्ट्रल लाइन है और आप उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो आप उसमें जो फाइनल आपका एनर्जी लेवल है वो आपने इन्फिनिटी पुट करना है। चाहे आपकी आपने बामर लेनी है, चाहे लाइमन लेनी है, चाहे आपने पास चैनल फंड या ब्रैकेट कोई भी, तो आपने फाइनल जो एनर्जी है एन जो है वो आपने इन्फिनिटी पुट करना है, और इस तरह आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। अब अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास मैक्सिमम है, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एनर्जी भी मैक्सिमम है। तो ये एक चीज से आपने तीन चीजें याद रख लेनी है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एनर्जी का पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी का पूछा जा सकता है, वेवलेंथ का पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर आपको लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उस सीरीज का जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कंजेक्टिव जो नंबर होता है वो पुट करना होता है। जैसे कि लाइमन सीरीज आपको पता है, उसका पहला जो नंबर होता है वो 1 होता है, और फिर आगे 2 3 4, तो आपने साथ ही फाइनल जो नंबर है वो 2 पुट कर देना है। बामर की बात करें तो उसमें पहला नंबर 2 होता है, और आगे फिर 3 से आगे आपके पास 3 4 5, तो आपने 3 पुट कर देना है। यानी कंजक्टिव जो नंबर है, जो सीरीज का पहला नंबर है, वो आप पुट करेंगे तो आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी और स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी सॉरी एनर्जी मिलेगी। क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो चार क्वांटम नंबर एसोसिएट होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल का एक और नाम है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन